बच्चों हम कर रहे थे इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सो हमने पिछले लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर कवर कर लिया था। सो नाउ वी विल कंप्लीट द एंटायर चैप्टर टुडे ओनली। सो हम हैं पेज 66 पे आपकी एनसीईआरटी में। सो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। सो ये जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि भाई ग्लोबलाइजेशन है, मतलब ग्लोबलाइजेशन हुआ है, सो इस पे इंडिया पे क्या असर आया है। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया या इन इंडिया। सो लास्ट 20 ईयर्स में ग्लोबलाइजेशन जो है इंडियन इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा आगे तक आ गया है। मतलब शुरुआत से अगर आप देखो 20 सालों में काफ़ी आगे हद तक हमारी ग्रोथ हुई है। सो हम इसका इफेक्ट क्या आया है हमारी लाइफ्स में। सो हम देखते हैं एक उसके एग्जाम्पल्स जैसा। सो ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन हैज बीन एडवांटेज टू कंज्यूमर्स पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शंस इन अर्बन एरियाज। तो ये क्या है, मतलब ये जो ग्लोबलाइजेशन है, सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंपटीशन बढ़ गया है प्रोड्यूसर्स के बीच में, चाहे वो लोकल हो चाहे वो फॉरेन कंपनीज हो, सबके बीच में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर किसी को क्वालिटी अच्छी देनी है और प्राइस एक रीजनेबल रखना है। सो ये एक फ़ायदा हो गया है हमारे कंज्यूमर्स को। ठीक है, जो उपभोक्ता कंज्यूमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, अल्टीमेटली फ़ायदा उनका ही हुआ है। सो पर्टिकुलरली जो थोड़े अच्छे अर्बन एरियाज में जो थोड़े से वेल ऑफ सेक्शंस हैं, मतलब पैसे वाले सेक्शंस हैं, उनको तो और ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आजकल इतनी ज़्यादा चॉइस है कंज्यूमर्स के सामने, इसीलिए उसी चॉइस की वजह से वो बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं। कम प्राइजेस में उनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और यही कारण है कि ये लोग आज हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एक इंजॉय कर रहे हैं। पहले पॉसिबल नहीं था इतने हायर लेवल ऑफ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंजॉय करना, पर आज आप देखोगे आपको जो टीवी है, भाई फ्लैट टीवी होता है या रेफ्रिजरेटर आजकल आम बात है। ठीक है, पहले जो एक स्टैंडर्ड की बात होती थी, क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ये चीज़ें अब सस्ते दामों में मिलती हैं, एक इंसान खरीद पाए, वो इंसान की रीच में आ गई है ये चीज़। अमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के बीच में ग्लोबलाइजेशन का जो असर है वो एक जैसा नहीं रहा। सबसे पहले एमएनसीज ने जो है इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी पिछले 20 सालों में। इसका मतलब जो इंडिया में इन्वेस्ट करना उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ऑब्वियसली अगर उन्होंने चालू किया और बढ़ाते गए, इसका मतलब उनके लिए फ़ायदेमंद रहा इंडिया में इन्वेस्ट करना। सो एमएनसीज किस में इंटरेस्टेड थे, कौन सी इंडस्ट्रीज में इंटरेस्टेड थे? सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड और सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज। सो जो सारे एमएनसीज इंटरेस्टेड थे इंडिया में, वो सब इन क्षेत्रों में इंटरेस्टेड थे। ठीक है, सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा अमीर बायर्स हैं। ठीक है, जो वेल ऑफ बायर्स, जो पैसे भर सके वैसे बायर्स हैं। अमीर इन द सेंस पैसे भर सकें। इन दिस इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। सो इन इंडस्ट्रीज में, इन सर्विसेज में नए जॉब्स क्रिएट किए गए हैं। ऑल्सो लोकल कंपनी सप्लाइंग रॉ मटीरियल्स सेक्टर टू दिस इंडस्ट्रीज हैव प्रॉस्पर्ड। इवन जो हमारी खुद की लोकल कंपनीज हैं, इन्हीं इंडस्ट्रीज को वो रॉ मटेरियल, कच्चा माल सप्लाई करती हैं, वो भी फली फूली हैं। ठीक है, सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जो फॉरेन कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, उनको तो फ़ायदा हुआ है, इवन लोकल कंपनीज को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, सो सेकेंडली दूसरा कारण है कि भाई क्या इफेक्ट आया है। पहला इफेक्ट आया है एमएनसीज ने अपनी जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है पिछले 20 सालों में इंडिया में। दूसरा है सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन। जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं हमारी, जो कंपटीशन बढ़ रहा है उसका फ़ायदा उठा रही हैं ये हमारी टॉप इंडियन कंपनीज। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड्स एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। अब हमारी जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं वो किस में इन्वेस्ट कर रही हैं? नई टेक्नोलॉजीज में, नए प्रोडक्शन मेथड्स में। उन्होंने अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स भी बढ़ा दिए हैं और कईयों को तो बहुत फ़ायदे भी हुए हैं फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैब करके। कोलैबोरेशन मतलब उनके साथ मिलके, उनके साथ कंबाइन होके। ठीक है, टाटा डोकोमो और भी बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या हुए हैं, ये
कंबाइन हुए हैं। सो सेकेंडली सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज, जैसे बहुत सारी कंपनीज, ठीक है, वो कोलाब होती हैं इंडियन और फॉरेन कंपनीज, और उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। तो सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड competition. Moreover, globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinational themselves. ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज हैं वो मल्टीनेशनल्स बन के उभरी हैं। ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो मल्टीनेशनल एमएनसी खुद नहीं बन पाती। काफ़ी इंडियन कंपनीज इतनी ताकत रखती हैं, वो दूसरे देशों में भी अब इन्वेस्ट करने लगी हैं। सो ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल्ड सम लार्ज कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल्स, जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स, ये सारी कंपनीज हैं जो कि अब एक एमएनसी बन के उभरी हैं। मतलब ये आपको अब बाहर के देशों में भी इनकी कंपनीज दिखेंगी। आर सम इंडियन कंपनीज विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड। ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विस, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग IT। सो उन्होंने उन कंट्रीज के लिए भी, उन कंपनीज के लिए भी ग्लोबलाइजेशन ने दरवाजे खोले हैं जो सिर्फ सर्विसेज देती हैं। कंपनीज जैसे कि हमारी इंडिया में कॉल सेंटर्स, BPOs बहुत चलन में हैं, ठीक है, ये सर्विस सेक्टर हो गया। सो ग्लोबलाइजेशन से मौका किन्हें मिला है? मौका उन कंपनीज को मिला है जो कंपनियां सर्विसेज देना चाहती हैं, जो कंपनियां IT सेक्टर में और आगे बढ़ना चाहती हैं। क्योंकि अगर आप समझो सिर्फ सर्विस देनी है तो उसके लिए एक फोन्स, इंटरनेट, ठीक है, ये सब, ठीक है, उसमें बहुत और थोड़ी सी वर्कफोर्स चाहिए। इस तरह से नई नई अपॉर्चुनिटीज ऐसी कंपनीज के लिए भी खुली हैं। जो इंडियन, अभी एक एग्जाम्पल है, देखो, द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जाम्पल्स। हमारी इंडियन कंपनीज मैगजीन बनाती है, प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर लंदन बेस्ड कंपनी, एक लंदन बेस्ड कंपनी के लिए एक इंडियन कंपनी मैगजीन बनाती है, और लंदन के लिए ही इंडिया में कॉल सेंटर्स हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ सर्विसेज सच एज डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग आर नाउ बीइंग डन चीपली इन कंट्रीज सच एज इंडिया एंड आर एक्सपोर्टेड टू डेवलप्ड कंट्रीज। और इसके अलावा जो मतलब ये जो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा चीप है, सस्ते हैं, ठीक है। डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग, ये सब इंडिया में बहुत ही सस्ते दामों में होता है। इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं एक्सपोर्ट करने में इन सब चीज़ों को। एक्सपोर्ट इन द सेंस यहीं वो सेंटर्स खोल देते हैं और यहीं के एम्प्लॉयज़ हायर कर लेते हैं। डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग। अब पेज नंबर 68 पे देखेंगे स्मॉल प्रोड्यूसर्स। स्मॉल प्रोड्यूसर्स compete और perish। अभी स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स हैं, इन सब के बीच, ग्लोबलाइजेशन के बीच जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स हैं, क्या वो compete करेंगे या perish हो जाएंगे? compete मतलब क्या वो लड़ पाएंगे या एकदम गायब हो जाएंगे? फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो इतने सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं और वर्कर्स हैं, ग्लोबलाइजेशन हैज पोस्ट मेजर चैलेंजेस टू देम। छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स, छोटे मोटे वर्कर्स के लिए इस ग्लोबलाइजेशन ने एक बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस उनके सामने रख दिए हैं। बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स and vegetable oil are some examples of industries where the small manufacturers have been hit hard due to competition. जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स हैं, जो छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन सारे सेक्टर्स में, इन सारी फील्ड्स में उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। ये सारी इंडस्ट्रीज हैं छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स की, जिनको धक्का लगा है कंपटीशन की वजह से। काफ़ियों की तो जो कंपनीज हैं वो बंद हो गई, और इससे बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो जॉबलेस भी हो गए। स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, 20 मिलियन इन द कंट्री, नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर। जो ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुलती हैं इंडिया में, तो अगर आप पूरी इंडिया की बात करो तो 20 मिलियन वर्कर्स इन्हीं फैक्ट्रीज में लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर के बाद ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ही हैं जो वर्कर्स को काम देती हैं। अब देखते हैं पेज 69 पे।
टॉपिक है कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। जो कंपटीशन है और अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन के प्रेशर की वजह से जो लाइव्स हैं वर्कर्स की वो बहुत ज़बरदस्त बदली हैं, बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया है वर्कर्स की लाइफ्स में। इतने ज़्यादा कंपटीशन की वजह से काफ़ी एम्प्लॉयर्स ने वर्कर्स को अब फ्लेक्सिबली एम्प्लॉय करना चालू कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जॉब सिक्योर्ड नहीं है। फ्लेक्सिबल मतलब आपको काम के हिसाब से रखा जाएगा, आपको कभी भी निकाल दिया जाएगा। जो बड़ी बड़ी MNCs हैं, जो गारमेंट इंडस्ट्री की जो बड़ी बड़ी MNCs हैं यूरोप और अमेरिका में, वो इंडियन एक्सपोर्टर से ही जो हैं ऑर्डर करती हैं प्रोडक्ट्स, इंडियन एक्सपोर्टर से मंगवाती हैं। These large MNCs with worldwide network look for the cheapest goods in order to maximize their profits. वो हर जगह सस्ता ही सस्ता देखती हैं। ये गारमेंट इंडस्ट्री की बात हो रही है। सो गारमेंट इंडस्ट्री का एग्जांपल देके आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन का असर पड़ा है छोटे छोटे वर्कर्स पे, किस तरह से उनके एम्प्लॉयमेंट पे असर आया है। सो जो बड़ी बड़ी MNCs हैं गारमेंट मतलब कपड़े की इंडस्ट्री में, यूरोप और अमेरिका में प्रोडक्ट किससे हायर करती हैं, इंडियन एक्सपोर्टर से। ये जो बड़ी बड़ी MNCs हैं इनका वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, वो ढूंढता है चीपेस्ट, सस्ता माल ढूंढता है ताकि वो अपना जो प्रॉफिट है उसे बढ़ा सके। सो ये बड़े बड़े ऑर्डर्स पाने के लिए जो इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत ही कोशिश करते हैं कि वो खुद का कॉस्ट कम कर सकें। सो ऑब्वियसली जो कच्चा माल है उसका कॉस्ट तो रिड्यूस हो नहीं सकता, तो एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, लेबर का कॉस्ट कम करते हैं। मतलब देखो सामने MNCs हैं, वो क्या करती हैं, पूरी दुनिया में ढूंढती है कि सस्ता कहाँ भाव मिल रहा है, या फिर अंदर भी मार्केट में एंटर होंगी, समझो इंडियन मार्केट में भी एंटर हो रही हैं, तो वहाँ ढूंढेंगी कि सस्ता माल कहाँ मिलेगा। तो अब क्या होगा, कच्चा माल तो देना है सप्लायर को, तो रॉ मटेरियल देना है। अब उसको पता है कि ये सस्ता ढूंढ रहा है, अगर मैं सस्ता नहीं दूंगा तो कहीं और चला जाएगा, तो वो अपना ये जो लेबर कॉस्ट है उसको काट देता है। कैसे काट सकता है, तो ऑब्वियसली उसकी सैलरी काट के। सो वेयर अर्लियर अ फैक्ट्री यूज्ड टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन परमानेंट बेसिस, नाउ दे एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली ऑन टेम्पररी सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर्स फॉर द होल ईयर। तो आजकल वर्कर्स को कैसे एम्प्लॉय करने लग गए, अपना कॉस्ट बचाने के लिए टेम्पररी बेसिस पे, कि जितने महीने हमारी सीजन है हम उतना महीना रखेंगे और बाकी टाइम आपको निकाल देंगे, कि उन पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना आए, क्योंकि ऑफ सीजन में भी उनको सैलरी ना भर के देनी पड़े। सीजन आएगी तब आना, तब हम आपको काम देंगे। एक देखा जाए तो लेबर्स की लाइफ भी मतलब सिक्योर नहीं है। वर्कर्स ऑल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वर्क नाइट शिफ्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक सीजन। अब जब उनकी फुल सीजन आती है, देखो हर इंडस्ट्री की एक पीक सीजन होती है भाई, कपड़े का एक सीजन आता है या हर चीज़ का एक सीजन आता है। सो जो उनका जब पीक सीजन आता है इन कंपनीज का, तो वर्करों से बहुत लंबी लंबी शिफ्ट्स में काम लिया जाता है, इवन रात को एक्स्ट्रा नाइट शिफ्ट्स भी कराई जाती हैं। वेजेस आर लो, बहुत कम सैलरी दी जाती है, और वर्कर्स को फोर्स किया जाता है ओवर टाइम काम करने के लिए। सो ये जो कंपटीशन है गारमेंट एक्सपोर्टर्स को, वाइल दिस कंपटीशन अमंग द गारमेंट एक्सपोर्टर्स, और गारमेंट एक्सपोर्टर्स में इतना कंपटीशन हो गया है कि इसकी वजह से MNCs को बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स अपना कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कट करके, ये कॉस्ट कट करके उनको फायदा दे रहे हैं। सो वर्कर्स आर डिनाइड देयर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स ब्रॉट अबाउट बाय ग्लोबलाइजेशन। फायदा किसको हो रहा है, MNCs को। वर्कर्स को क्या हो रहा है, वर्कर्स को अपना फायदा, मतलब अपना जो जेन्युइन अधिकार है वो भी नहीं मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, उनको अपना एक फेयर शेयर नहीं मिल रहा है। सो while this competition among the garment exporters has allowed MNCs to make large profits, workers are denied their fair share of benefits through by ग्लोबलाइजेशन। सो ये था हमारा पेज 69। अब देखते हैं पेज 70। जो वर्क कंडीशंस होती हैं और ये सारी जो दुख तकलीफें होती हैं वर्कर्स की, ये बहुत ही कॉमन है आजकल। ये कॉमनली देखने मिलेगी आपको कहीं भी, इंडस्ट्रीज में, सर्विसेज में, इंडिया में। काफ़ी वर्कर्स जो आज एम्प्लॉय किए जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स आप आगे पढ़ के आए हो,
सो ज़्यादातर इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है. मोर ओवर इंक्रीजिंगली कंडीशंस ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैव कम टू रिसेंबल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स. पर अभी धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ऐसा होने लगा है. वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर सच एज सुशीला नो लॉन्गर गेट द एंड बेनिफिट्स दैट दे एंजॉयड अर्लियर. सो अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर के भी लोग हैं जिनको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा जो उन्हें पहले मिला करता था. मतलब पहले होता था ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जहाँ जॉब फिक्स होती है, सैलरी फिक्स होती है, सही होता है सब, आपको हेल्थ फैसिलिटी मिलती है ये वो. पर आजकल अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को देख के ऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी कुछ ऐसा ही करने लगे हैं. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 70 पेज पे ही, स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन. सो अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए. सो जब आपने ऊपर स्टोरीज पढ़ी इतना तो आपको पता लग गया कि ग्लोबलाइजेशन से हर किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है. जो लोग एजुकेटेड हैं, जिनके पास स्किल है, जिनके पास पैसा है, वो ही खाली इनका फ़ायदा उठा पाए. ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा कौन उठा पाया है? पीपल विथ एजुकेशन, स्किल एंड हेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज. जो मौके आए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, सो एजुकेटेड लोग, स्किल वाले लोग और वेल्दी लोग ही इसका फ़ायदा उठा पाए हैं. जबकि दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है इस ग्लोबलाइजेशन का. जो गरीब है वो गरीब ही रहा है, जिसको जो खाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है वो अभी भी कर ही रहा है. सो जो एजुकेटेड पब्लिक है, जो स्किल्ड पब्लिक है, जो वेल्दी पब्लिक है, उसको ग्लोबलाइजेशन से पूरा फ़ायदा हुआ है. एजुकेशन में मैं आपको बोलूँगी, जैसे हम बड़े बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी कॉलेजेस में ट्राई करते हैं एडमिशन लेने, और फिर इन्हीं कॉलेजेस में MNCs आती हैं और बड़े बड़े पैकेजेस देती हैं और जॉब दे देती हैं, सीधा कॉलेज के बाद जॉब. सो एजुकेटेड लोगों को फ़ायदा हुआ, स्किल्ड, सो जो एकदम मास्टर होते हैं, जिन शेफ्स होते हैं बड़े बड़े, सो उनको भी एक ग्लोबल अप्रोच मिलता है. वेल्दी लोग, ठीक है, सो अंबानी टाइप, सो ऑब्वियसली वो तो सुपर रिच है, बट ऐसे वेल्दी लोग होते हैं उनको भी ग्लोबलाइजेशन का बहुत फ़ायदा हो रहा है. सो सिंस ग्लोबलाइजेशन इज नाउ अ रियलिटी, द क्वेश्चन इज हाउ मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर. अब तो ये सच्चाई है, ग्लोबलाइजेशन से भाग नहीं सकते हैं. अब ग्लोबलाइजेशन हमारी रग रग में है. ठीक है, सो मतलब बाहर का सामान इधर आएगा, इधर का सामान बाहर जाएगा, ग्लोबलाइजेशन तो है. सो ग्लोबलाइजेशन फेयर होना चाहिए. फेयर का मतलब एक सही तरीके से ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए. सो अगर फेयर ग्लोबलाइजेशन होगा, फेयर ग्लोबलाइजेशन विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सबके लिए मौके आएंगे. एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर. सो फेयर ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी और इंश्योर करेगा कि जो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं वो एक बेटर वे में शेयर किए जाएं. सो इस सब में, फेयर ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट एक अपना अच्छा रोल प्ले कर सकती है. गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल. इसे पॉसिबल करने के लिए गवर्नमेंट का एक अच्छा हाथ हो सकता है. गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी. इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री. सो सरकार को एक रोल प्ले करना पड़ेगा, एक मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा, ताकि वो ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल कर पाए. उसको ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि जो खाली अमीरों या खाली पावरफुल लोगों के हित में ना हो, बाकी सबकी हित में हो. सो जैसे कि गवर्नमेंट कैन इंश्योर, गवर्नमेंट क्या कर सकती है फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट क्या कर सकती है. सो फर्स्ट पॉइंट, the government can ensure that labor laws are properly implemented and the workers get their rights. So government क्या कर सकती है, इंश्योर कर सकती है कि जो लेबर लॉज हैं, जो लेबर कानून हैं, वो प्रॉपरली लागू किए जाएं. ऐसे नहीं लेबरों को आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हो, काम बहुत ले रहे हो, सैलरी कम दे रहे हो, जॉब सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं. सरकार को इसमें हाथ आगे करना पड़ेगा. लेबरों के लिए लॉस बनाने पड़ेंगे ताकि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट ना कर सकें. वर्कर्स को उनके हक देने पड़ेंगे, दिलाने पड़ेंगे सरकार को. और क्या कर सकती है सरकार? इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रांग इनफ टू कम्पीट. उसको जो छोटे मोटे कारोबारी हैं, छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स हैं, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, सब्सिडीज देनी पड़ेंगी, चीज़ें सस्ते दामों में प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, ताकि ये छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स ये जो कंपटीशन इतना उनको चारों तरफ से आ रहा है उसे फेस कर पाएं और खड़े रह पाएं.
अगर ज़रूरत पड़े तो इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, गवर्नमेंट को बैरियर्स भी लगाने चाहिए। ट्रेड बैरियर्स भी, अगर अपने देश का भला करना है, सरकार को अपने देश के प्रोड्यूसर्स को आगे बढ़ाना है, ट्रेड बैरियर्स लगाने पड़ेंगे, टैक्स वगैरह बढ़ा देने पड़ेंगे ताकि हर कंपनी ना आ जाए मुंह उठा के इंडिया। या गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट बैरियर्स भी लगाने पड़ेंगे कि हर कंपनी इन्वेस्ट करने ना आ जाए, हम अपनी लोकल कंपनीज को चांस देना पड़ेगा। सो if possible, if necessary, government can use trade and investment, it can negotiate at the WTO for fairer rules. So WTO जो WTO बहुत स्ट्रिक्ट है, वो कहती है नहीं कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, तो WTO के साथ नेगोशिएशन कर सकती है, बैठ के समझौता कर सकती है। It can also align with other developing countries with similar interest to fight against the domination of developed countries in the WTO. जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि खुद इंडिया, तो इंडिया अपने जैसी बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ हाथ मिला के जो कंपनीज WTO में अपनी मनमानी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप कंट्रीज मनमानी चलाती हैं, उनकी मनमानी रोक सकती है। क्योंकि WTO जो लॉ रूल बोलती है वो डेवलपिंग कंट्रीज तो फॉलो करती हैं, पर डेवलप कंट्रीज नहीं सुनती हैं इतना ज़्यादा। In the past few years, massive campaigns and representation by people have influenced important decisions relating to trade and investment at WTO. सो WTO में भी बहुत सारे कैंपेन्स चलाए गए, बहुत सारे लोगों ने दबाव बनाया कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नियमों को लेके। दिस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीपल ऑल्सो कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। सो फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। सो इस तरह से आपने पूरे चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन देखा। आपने देखा कि किस तरह से देश प्रॉस्पर भी हो रहे हैं, किस तरह से छोटे छोटे लेबर, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को धक्का भी लगा है। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस चैप्टर ऑफ योर्स, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। राइट ईच एंड एवरी each and every point properly, read the chapter, read the entire chapter and WhatsApp me the entire thing. Thank you.